काम की कि भाई इससे कम उम्र के बच्चे को कार्य पर नहीं लगाया जाएगा। 7 वर्ष, उसको घटा करके यहाँ 9 वर्ष कर दिया गया। कितना? 9 वर्ष। यानी कि जो भी आपका 9 वर्ष से कम होगा, 9 ईयर्स से कम का जो भी बच्चा होगा वो कार्य नहीं करेगा। ठीक है। और पहले 9 घंटे बनाए गए थे, तो अब बची 9, एज कहाँ से शुरू होगी? 9। तो 9 से 14 की जो एज का बच्चा होगा उसको कह दिया गया कि ये तो आपका क्या बोलेंगे, 6 घंटे से अधिक कार्य नहीं कर सकता। 6 घंटे से अधिक नहीं, 6 घंटे से अधिक का कार्य ये नहीं करेगा। और साथ में आपका टाइम भी बनाया गया। टाइम क्या बनाया गया इस बच्चे के लिए? 6 घंटे से अधिक कार्य नहीं, और रात को 8 बजे से और सुबह 5:30 AM के बीच कोई भी कार्य इससे नहीं कराया जाएगा। तो अब तक बच्चों पे तो ध्यान दिया जा रहा था, ठीक है। और साथ में क्या बोले, बीच कार्य में उसको 30 मिनट का इंटरवल की भी बात की गई। 30 मिनट के इंटरवल की भी बात की गई, इंटरवल की भी बात की गई। और यही कार्य जो आपका अप्लाई किया गया, देखो यहाँ पर एक बात है कि आपका अब तक जो ध्यान दिया जा रहा था, वो ध्यान दिया जा रहा था कि भाई जो बच्चे हैं उनका जो शोषण होता है, लेकिन महिलाओं की स्थिति पर अभी भी कोई तैयार नहीं हुआ था। तो भारत में एक समाज सुधारक हुए हैं गोपाल हरि देशमुख, आपने नाम सुना होगा उनका, गोपाल हरि देशमुख। या MG रानाडे का नाम तो आपने सुना ही होगा, महादेव गोविंद रानाडे। तो जो महादेव गोविंद राणा, गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले के भी गुरु कौन है? महादेव गोविंद रानाडे। तो महादेव गोविंद रानाडे और गोपाल हरि देशमुख, जिनको लोकहितवादी हम कहते हैं, तो उन्होंने इस समय आपका कामगारों में जो महिलाओं की स्थिति थी उसको सुधारने के लिए बहुत प्रयत्न किए। ठीक है, उनको जाना जाता है उनके लिए। तो ये जो टाइमिंग है ये महिलाओं पर भी लागू हुई। किस पर? महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए। तो पहली बार ऐसा हुआ कि महिलाओं के लिए भी वर्किंग आवर्स फिक्स किए गए, महिलाओं के लिए। और किसके प्रयासों की वजह से हुआ ये? लोक हितवादी जिनको हम बोलते हैं, जो लोगों के हित के बारे में सोचते हैं। बहुत कम होते हैं दुनिया में ऐसे लोग जो सबका हित चाहते हों। बाकी तो अभी लोग दिखावे के लिए ज़्यादा काम करते हैं। गोपाल हरि देशमुख। हाँ, एक चीज़ और आती है इसमें। अभी मैं एक सर का वीडियो देख रहा था रिसेंट में, उन्होंने किसी बच्चे की मदद की। तो मैं प्रतिक्रियाएं बहुत देखता हूँ, तो वहाँ पर प्रतिक्रिया एक मुझे दिखी कि उन्होंने कहा कि जब आप अच्छा काम करते हैं तो उसको दिखावे की क्या ज़रूरत है। वो कितने मूर्ख बुद्धि के लोग रहे होंगे जो किसी अच्छे कार्य के लिए अगर कोई दिखावा हो भी रहा है और उसका एक विरोध लिखित रूप में करें, तो क्या ये हमारी मानवता है? आपको क्या करना चाहिए? जब कोई अच्छा कार्य करे, बेशक से वो उसको दिखाए, लेकिन आपको तो कम से कम उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। क्योंकि मान के चलो, अगर बेशक दिखावे के लिए हो रहा हो तो मतलब निष्कर्ष तो ये हो तो कार्य अच्छा ही रहा है। आप सोचिए कि आपसे छुपा लिया जाए और कोई खराब कार्य कर दिया जाए जिसके बारे में आपको नहीं पता है, कोई असंगत कार्य हो गया, कोई दुराचार हो गया कहीं, वो तब ठीक है छुपा लिया जाए। या आप क्या चाहते हैं कि दिखा करके कोई गलत कार्य किया जाए आपके सामने? क्या चाहते हैं आप? सोचिए आपका माइंड सेट क्या काम कर रहा है। इसका मतलब है कि हम बस दुनिया में हमने कोई प्रतिक्रिया किसी की देखी और उसी के जैसी प्रतिक्रिया हमने भी बना ली अपने दिमाग की, चलो इसको लिख देते हैं अभी, और आपने एक पल को भी विचार नहीं की। तो आज के बाद आप किसी भी अच्छे व्यक्ति को अगर आपको प्रतिक्रिया देनी है या तो दीजिए मत। और यदि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है तो उसके लिए फिर ये समझिए आपको उसका प्रशंसा योग्य वो कार्य है और आपको उसको बनाना चाहिए। ठीक है। यहीं पे अब वो व्यक्ति मान के चलो जिसने अच्छा कार्य किया है वो उस प्रतिक्रिया को पढ़ ले और वो देखे यार लोगों के तो ऐसे माइंड सेट हैं, और मान के चलिए वो व्यक्ति दिल का भला और सच में अच्छा कार्य करना चाह रहा था और दुनिया में ये मैसेज भी देना चाह रहा था कि अच्छे कार्य होने चाहिए ताकि लोग उसको पसंद करें और आगे बढ़ाएं। बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं। तो वो 1% लोग होते हैं जो तमाम तरह की टिप्पणी आपको करेंगे आपके जीवन में। वो 1% की वजह से आप अगर कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हैं तो अपने इरादे को मत बदलना, उस 1% को इग्नोर कर देना हमेशा, है ना। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत होता है और इसका प्रभाव भी पड़ता है। एक बार ऐसा था कि मैं किसी घर के आगे खड़ा हुआ था, तो कोई वीडियो वीडियो पे वीडियो गई और किसी ने अपने तरीके से, क्योंकि अपनी तरफ से, तो अब ये होने लगा कि कोई ख़राब चीज़ कुछ ज़्यादा ही करता है तो सबके पास यही सॉल्यूशन होता है ना, फिर स्ट्राइक भेज देते हैं लोग। तो उसके ऊपर वीडियो के ऊपर उन्होंने लिख दिया, नवीन सर अपने बंगले के आगे खड़े हुए, बंगले के करीब, ऐसे रहा होगा 3 या 3.5 साल पहले की वीडियो।
अपने बंगले के सामने खड़े हुए, और उस वीडियो में कोई बंगला भी नहीं दिखाया गया है। कमाल की बात आप देखिए, ठीक है। और तो वहाँ तो किसी ने मुझे भेजी वो, उन्होंने कहा कि इसमें देखो ज़रा। मैंने उसमें प्रतिक्रिया देखी, तो उस पर किसी ने तो लिख रखा था कि मतलब, तो आप देखना उसको भी, कभी आपके सामने भी वो आ जाएगी और तुम्हें बड़ी हंसी आएगी। उस पर किसी ने लिख रखा था, इस बंगले के लिए 499 रुपये मैंने भी दिए हैं। सोचिए, कोई बंगला नहीं है उसमें, कोई बंगला अपना है ही नहीं, आज भी नहीं है। तो मतलब ऐसी प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो लोग ये समझते हैं कि आप जो काम कर रहे हो ना उसकी कोई कीमत नहीं है। अब मैंने तुम्हें कुछ पैसे दिए हैं, है ना, तो उसी की वजह से तुम सब हो। एक सर थे, मैंने देखा एक सर एक बार, मतलब हमारे चैनल के नहीं थे, वो कोई एक बड़ी गाड़ी ले आए, बड़ी गाड़ी। तो लोगों ने उनके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी करी कि ये तो यार बच्चों का जो है वो खून पसीना इन्होंने चूस लिया है। तो उसमें गिव एंड टेक पॉलिसी है, ठीक है। गिव एंड टेक पॉलिसी क्या है जी, आप समझिए। कल को आप सब रोजगार करोगे, मैं आपके माइंड सेट को इसको डेवलप करना चाह रहा हूँ कि मेरे छात्र किसी के प्रति ऐसी प्रतिक्रिया ना रखें, किसी के भी प्रति, आप इस जगत में, है ना। तो उसको सिखाने का प्रयत्न मैं आपको कर रहा हूँ। अब मान के चलिए कि कल आप जॉब करेंगे, तो कल जब आप नौकरी करेंगे तो आप उसके बदले में पैसा लोगे या नहीं लोगे। अब यदि मान के चलो सरकार तुम्हारा कॉलर पकड़ ले किसी बात पर और ये कहे, अरे ओए तुझे इस बात के लिए हमने पैसे दिए हैं, अब तुम अपने घर बैठे हुए हो, उस टाइम पे तुमको याद दिला रहा है, अरे ओ भैया तुमको गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, तुम घर में ऐसे नहीं बैठ सकते, ऐसे नहीं उठ सकते, ऐसे नहीं लेट सकते, यहाँ तुम शादी में नहीं जा सकते, तुमको सरकार तनख्वाह दे रही है। तो गिव एंड टेक, आप भी उसके लिए काम कर रहे होगे ना कुछ, तभी तो आप उस तनख्वाह के या उस किसी भी वैभव के आप अधिकारी होंगे, क्योंकि आपने वो ऐसा काम किया होगा। नहीं तो दुनिया में सबके पास में वो यश प्रसिद्धि होती। समझ रहे हैं, तो आप किसी के प्रति उस तरह का कोई भी हो व्यक्ति, उसके प्रति मतलब आप टिप्पणी मत कीजिए। कभी सही चीज पर किसी व्यक्ति की प्रोग्रेस का कोई विरोध करे तो आपको उसका विरोध करना चाहिए, तो तभी प्रोग्रेसिव लोग जो हैं वो बहुत आगे बढ़ पाते। तभी, नहीं तो फिर अगर वो प्रोग्रेसिव व्यक्ति इग्नोरिंग की कला नहीं जानता होगा तो वो बेचारा डिप्रेशन में चला जाएगा, फिर तब उसके जो पतन का कारण होंगे, फिर आप में से वो सब लोग उसके जिम्मेदार होंगे, हम सब उसके जिम्मेदार होंगे। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत। तो क्या बोला मैंने, लैंस डाउन हो गया, और लैंस डाउन ने ये सब कार्य किए यहाँ पर। और इसी समय दूसरा कारखाना अधिनियम में आया जिसमें साप्ताहिक अवकाश की भी बात की गई। तुम समझते भी हो मैं क्या समझाना चाहता हूँ तुमको, साप्ताहिक अवकाश। और अब हमारी क्लास होगी कब, मंडे को। 3 दिन में अच्छे से रिवाइज कर लेना पिछली चीज़ों को, और हम आपको क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पुट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास समय है। काम की बात दिखा देना किसी की। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय कारखाना अधिनियम के अंतर्गत सभी श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश, अभी बताया मैंने साप्ताहिक अवकाश किसके, द्वितीय कारखाना अधिनियम। कैनिंग ने शांति की घोषणा की 5 जुलाई 1858 को। फरवरी 1857 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किए गए समावेशन इनकॉर्पोरेशन अधिनियम से किन विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। कलकत्ता की हुई थी, हाँ जी। दिल्ली में कोई विश्वविद्यालय नहीं खुला, बॉम्बे में, मद्रास में। तो कहाँ पर, एसीडी, केवल एसीडी, अभी पूछा गया यूजीसी नेट में। गवर्नर जनरल कैनिंग ने निर्णय लिया कि अंतिम मुगल राजा होगा और उसकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। हमने पिछली कल की क्लास में आपको बताया था, ये घोषणा की गई थी किसके द्वारा, कैनिंग के द्वारा, कि तुमको लाल किले में नहीं रहने देंगे, और ये बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल शासक था उसके लिए था। लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। लिटन क्या इल्बर्ट बिल से संबंधित है, आप कहोगे नहीं भैया इसी से संबंधित नहीं है, क्योंकि रिपन के टाइम पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये लेके आया, ओके। शस्त्र अधिनियम ये लेके आया, स्ट्रेची आयोग 1876 से 78 जो आपका फेमाइन हुआ था, अकाल हुआ था, उस दौरान ये लेके आया। भारत के तत्कालीन वायसराय लिटन 1876 से 80 तक शासन किया द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का उद्देश्य ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने वाले देसी प्रेस को रोकना था, हाँ जी बिल्कुल रोकना था विशेष रूप से। और दूसरा शुरू होने के साथ में बड़ा विरोध हुआ। तो 1878 से 80 में क्या शुरू हुआ था आपका भैया, यहाँ पर एंग्लो अफगान युद्ध शुरू हुआ था। एंग्लो अफगान युद्ध, पुर्तगाली अफगान नहीं, एंग्लो मैसूर नहीं, ये सब पढ़ा चुके हैं तो। अभी देख कितना जबरदस्त क्वेश्चन है यार, जीडी में, तो सीजीएल में भी उस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ना, कितना जबरदस्त है। तो इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि आप तैयारी के लिए ये मत समझना जीडी तो
वही हल्का सा पेपर है। सीजीएल बहुत टफ है। आप एक आपका ऐसे समझिए कि संभाव से तैयारी करिए सभी परीक्षाओं के लिए अच्छे से। हर एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन भी और हल्के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 1877 में लिटन ने भारत को स्वीकार करने के लिए किसको, विक्टोरिया को, किसको, विक्टोरिया को। ओके। कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड लिटन के दौरान में हुई थी, किसके, इनसे मैंने मना कर रखा है, इनको नहीं लिखना है, फिर भी लिख देते हैं। क्या बोलेंगे आपका, कौन सी घटना वायसराय लिटन के दौरान नहीं घटी थी, बताओ जी। शस्त्र अधिनियम इसके दौरान था, प्रेस अधिनियम, बर्मा युद्ध, या आपका अफगान युद्ध। तो बर्मा युद्ध इसके समय पर घटा आपका, बर्मा युद्ध नहीं घटा इसके समय, सॉरी अफगान युद्ध घटा ना इसके टाइम पे, अफगान द्वितीय अफगान युद्ध। शस्त्र अधिनियम या प्रेस आया, लेकिन बर्मा युद्ध इसके टाइम पर नहीं हुआ। आंग्ल म्यांमार युद्ध हम आपको बता चुके थे। 1870 में दिल्ली में महारानी विक्टोरिया की ओर से उद्घोषणा पढ़ी, किसने पढ़ी थी भैया आपका, ये पढ़ी थी कर्जन ने, लिटन ने पढ़ी थी, या एल्गिन ने पढ़ी थी 1877 में। तो 77 में दिल्ली दरबार किसके टाइम पर लगा था, लिटन के टाइम पर लगा था, लिटन के टाइम पर लगा था। प्रभावित राष्ट्रीय प्रेस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। किसका काम था ये, लिटन ने ये रोक लगाई, लिटन ने। किसने रिपन को भारत का उद्धारक कहा और उसके शासनकाल को भारत में स्वर्ण युग का आरंभ कहा। स्वर्ण युग का आरंभ किसने कहा है आपका, वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा है। रिपन द्वारा शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी, तो हंटर आयोग 1882 में। किस लिए, तो आप कहेंगे भैया चार्ल्स वुड की समीक्षा के लिए। ओके, चार्ल्स वुड की समीक्षा के लिए। भैया क्वेश्चन नंबर 8 में एक बार देखिए, क्या हो गया 8 में, ठीक है। किस गवर्नर जनरल को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का, तो स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है आपका, रिपन है, रिपन। बताओ जी, वायसराय के कार्यकाल के दौरान वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया गया, किसके टाइम पर, रिपन के टाइम पर। निरस्त पूछ रहा है एग्जाम में, देखो कभी कभी हम गलती करते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पढ़ा और ऑप्शन में ऑप्शन लिटन होता, बहुत सारे उसको लगा लेते। तो हमेशा क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ना पूरा, है ना, वो तो फिर तुम्हारा लक होता है कि भैया एग्जाम आपका, एग्जाम पर जो आपका ऑप्शन लिखे हुए हैं, ऑप्शन में कहीं पर भी लिटन नहीं है, तो तब तुम ढूंढोगे, ठीक है। एल्बर्ट बिल, इनका नाम कहीं भी दिखे आपको काट लिया करो आप मन में, एक दो बार तो लिख के काटो, है ना। एल्बर्ट बिल जिसने 1883 में पेश किया गया था, किस विकल्प से संबंधित था, ये आपको बताना है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा आपने ध्यान से पढ़ा होगा। और जितने भी साथी कक्षा को बाद में देखें, उन सब का आंसर जरूर चाहिए और आगे बढ़ते रहें। दुनिया में नकारात्मकता आपका साथी अगर मैं करूं पैदा करने के लिए, आपके परिवेश में बहुत सारी चीज़ें होंगी। आप हमेशा अपना एक, मैंने कहा था ना, विज़न बोर्ड रखिए, विज़न बोर्ड, कि आप ज़िंदगी में कुछ चाहते होगे, कुछ पाना चाहते होगे, और दुनिया में आपकी खुशी का बहुत बड़ा महत्व है। उसको मतलब तुम जाया मत जाने देना किसी और के चक्कर में, तुम्हें जैसे जीना हो तुम जी लेना, बस ज़रूरत यह है कि आप समझते हो खुद को कि आप एक अच्छे इंसान। तो ये जो विजन बोर्ड आप बनाओ ना, इसके अलावा एक बोर्ड और साइड में बना लेना अपनी लाइब्रेरी की सीट पर या दीवार पर, कि दुनिया में वो कौन सी चीज़ें हैं जो तुमको, तुम्हारे समय को ख़राब करती हैं, समय खराब, समय खराब। और दुनिया में जो चीज़ें समय खराब हैं, तो उनमें धीरे धीरे उनको रिड्यूस करने का प्रयास करो प्रैक्टिकली। माइंड है ना, डोपामिन, जैसा आप करोगे वैसा ही रिलीज होगा। जैसे कोई व्यक्ति अधिक शराब पीता होगा तो डोपामीन उसको कहेगा कि शराब पियो, या जो दो आपका स्मोकिंग करता होगा तो उससे कहेगा वन मोर स्मोक, ये डोपामीन का काम है। कोई आपका सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा कुछ देखता होगा, रील्स वगैरह, तो ये कहेगा ठीक है देखो उसको, तो ये चीज़ों को पुश करता है डोपामीन, साइंटिफिक है। लेकिन जब आप इसके ऊपर लगाम कस करके उसके मालिक आप बनोगे, या तो मन आपके ऊपर सवार हो या आप मन के ऊपर सवार हो जाएं, एक चीज़ ही मालिक हो सकती है। बहुत सारों के जीवन में व्यक्ति खुद मालिक होता है अपनी चीज़ों के लिए, तो आप उनको पहचान करके क्या करोगे, उनको कमी लाने का प्रयास करोगे, बगैर प्रयास के संभव नहीं है। और आपने यदि उस प्रयोग को, अगर मैं कहूँ 6, 7, 8, 10 दिन तक किया, और आप उनको घटाने का प्रयास कर रहे हैं उन खराब चीज़ों को, कि मेरा समय ये चीज़ें खराब करती हैं, अच्छा मैं टीवी देख लेता हूँ बेवजह ही, मैं बेवजह की न्यूज़ पे बहुत सारी चर्चा जो होती रहती है, बहस, उसको ही सुनता रहता हूँ, डिबेट्स को, बहुत जगह तो मैं उन कार्यवाही को सुनने लग जाता हूँ जिसमें जज और वकील की बहस हो रही है, मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। तो इस तरह से आप उनको आइडेंटिफाई करिए और उनको ख़त्म करने का प्रयास करिए, और आप देखिए आप खुद को डिटॉक्स कर लोगे एक दिन। डिटॉक्स होना बड़ी चीज़ है, ठीक है, हर कोई नहीं कर पाता है, लेकिन जो कहते हैं अपने इरादों के पक्के हैं, वो व्यक्ति खुद को डिटॉक्स कर लेते हैं। डिटॉक्स का मतलब है उन सभी नेगेटिविटीज से दूर हो जाना जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हों।